हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत वाद किस न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे उसके बारे में बताऊंगा। वाद संस्थित करने का स्थान यानी प्लेस ऑफ सूट के बारे में जो सेक्शन 15 से लेकर 21 तक के में बताया गया है। पहला है सामान्य नियम, धारा 15 के अंतर्गत। धारा 15 कहती है कि हर वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। तो निम्नतम श्रेणी का न्यायालय की बात करते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, यह हायरकी है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन और एससीसी कोर्ट, स्मॉल कोर्ट्स कोर्ट। अब ये हायरकी है इस प्रकार से। तो निम्नतम श्रेणी का न्यायालय क्या है ये देखना पड़ेगा हमने। देखो, किसी भी न्यायालय की सक्षमता के बारे में 3 नियम जो मैं पहली वीडियो में आपसे बता चुका हूं। 3 चीजें देखनी जरूरी है कि विषय वस्तु संबंधी अधिकारता, यानी कि सक्षमता या अधिकारता एक चीज है, सक्षमता के बारे में। ठीक है जी। निम्नतम श्रेणी का न्यायालय हम यहीं पर देखेंगे कि कौन सा होगा। धन संबंधी अधिकारता, नंबर 3 स्थानीय अधिकारता। अब ये 3 हमने जो है सक्षमता, किसी भी कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में ये देखनी पड़ती है कि किस में। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है। और इसकी मालियत जो है यहां 2 लाख रुपए का है। जो एग्रीमेंट हुआ था, जो सौदा हुआ, सॉरी आपस में पक्षकारों में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो 2 लाख रुपए का है। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि इस न्यायालय को कितनी अधिकारता है सुनवाई की धन संबंधी। इस न्यायालय को धन संबंधी कितनी है और इसको कितनी, यानी कि इसको तो सुन ही नहीं सकते क्योंकि ये सिविल सूट है। एससीसी कोर्ट को सिविल सूट सुनने की अधिकारिता नहीं होती। ये केवल एससीसी कोर्ट जो है यहाँ पर रेंट केसेस या 25,000 रुपये तक के जो मनी रिकवरी सूट है उनको ही सुनने की अधिकारिता ऐसी स्मॉल कोजेस कोर्ट को होती है। अब यहां देखना पड़ेगा कि इसको सुनने की, अब यहां सिविल जज सीनियर डिवीजन को, जूनियर डिवीजन को सॉरी 5 लाख रुपए तक की अधिकारता है। 5 लाख से ऊपर जो अधिकारता है, 5 लाख से अब और 25 लाख तक सिविल सीनियर डिवीजन को है। और इसको मनी रिकवरी सूट में, सॉरी रेंट सूट में 1 लाख तक की है रेंट केसेस सुनने की, और मनी रिकवरी सूट सुनने की 25,000 की है। ठीक है। अब हमें देखना कि ये सूट जो 2 लाख रुपए का है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है, वो किस न्यायालय में जाएगा। तो सामान्य नियम क्या कहते हैं कि हर वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। तो यहां 2 लाख रुपए की अधिकारता, तो इसको सुनने की अधिकारता विषय संबंधी और स्थानीय, पहले धन संबंधी अधिकार देखनी पड़ेगी क्योंकि विषय वस्तु संबंधी और स्थानीय अधिकारता इन कोर्टों को दोनों का, इसको नहीं है एससीसी कोर्ट को। तो 5 लाख से कम का मुकदमा है क्योंकि 2 लाख का मुकदमा है इसका, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में वाद संस्थित करना पड़ेगा क्योंकि ये निम्नतम श्रेणी का न्यायालय है। मान लो अगर 10 लाख का होता मामला, 10 लाख का मामला होता तो इसको सुनने की अधिकारता सिविल जज सीनियर डिवीजन को होती है। 5 लाख से ऊपर कितना भी हो, 25 लाख तक, और 25 लाख से ऊपर आया
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निम्नतम श्रेणी का न्यायालय है, हाई कोर्ट अपीलेंट कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट भी अपीलेंट कोर्ट है। तो ये अधिकारता यहाँ इन 3 न्यायालयों में अगर कोई ओरिजिनल सिविल सूट दाखिल करते हैं तो वो इन न्यायालयों को 3 न्यायालयों को है। अब 3 में वैल्यूएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, मूल्यांकन धन संबंधी अधिकारता कितनी है और उस मेरी जो सूट है उसका कितना वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से हमने जो निम्नतम श्रेणी का न्यायालय चूज करना पड़ेगा और उसमें जो सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में ये एक सामान्य नियम है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर अस्थावर संपत्ति से संबंधित वाद। जो अस्थावर संपत्ति है उससे संबंधित वाद कहां होंगे, उनके बारे में धारा 16, 17 और 18 बताती है। जगम अथवा शरीर के विरुद्ध अपकृत्य के बारे में धारा 19 बताती है और इनके अलावा, इन दोनों के अलावा जो भी सूट बचते हैं उनको जो है धारा 20 बताती है। और धारा 21 जो है यहां पर आक्षेप यानी कि ऑब्जेक्शन इनके बारे में, चाहे वो धारा 15 के बारे में हो, चाहे 16 के बारे में हो, चाहे 17 के, 18 के, 19 के, 20 के, को स्थानीय अधिकारता और धन संबंधी अधिकारिता के बारे में अगर गलत न्यायालय में हमने सूट, विषय वस्तु संबंधी नहीं है 21 में, सब्जेक्ट मैटर को मतलब नहीं है यहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर अगर उस न्यायालय को सुनने की अधिकारता ही नहीं, मतलब एससीसी कोर्ट को मूल बात सुनने की अधिकारता नहीं है, उसने सुन लिया तो डिग्री नल एंड वाइड मानी जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर इसकी बात करते हैं। देखो अस्थावर संपत्ति से संबंधित वाद, धारा 16 की बात करते हैं। धारा 16 में जो अस्थावर संपत्ति, मान लो अस्थावर संपत्ति सहारनपुर में स्थित है और उस संपत्ति के चाहे भाटक यानी कि किराए के बारे में हो, चाहे उस अस्थावर संपत्ति को पुनः प्राप्ति के बारे में हो, चाहे अस्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए हो, अस्थावर संपत्ति के बंधक या भार, प्रोबंध या मोचन के लिए हो, वो सूट अस्थावर संपत्ति के किसी अधिकार या हित के निर्धारण के अधिकार, जिसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट होते हैं, ये अधिकार है। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी अचल संपत्ति के बाबत है तो उसके बारे में अधिकार या हित के लिए, और उसके बाद अस्थावर संपत्ति के प्रति किए गए अपकृत्य के प्रतिकर के लिए, अगर हम जो है न्यूसेंस करते हैं, ट्रेसपास करते हैं तो उसके लिए। उसके बाद है लास्ट में करस्तम या कुर्की के वस्तु अधीन जगम संपत्ति की पूर्व प्राप्ति के लिए, अगर कुर्की के अधीन हमारी संपत्ति चल संपत्ति अटैचमेंट कर ली गई है तो यहाँ पर ये एक जो जनरल रूल है उसका एक अपवाद है। और यहाँ विधायिका का आशय यही था कि जिस प्रकार अचल संपत्ति जहाँ स्थित है और उसको कुर्क कर लिया गया तो कौन से न्यायालय सुनेंगे, वही न्यायालय जिसकी अधिकारता की स्थानीय अधिकारता के अधीन संपत्ति कुर्क की गई है या क्रस्तम के अधीन की गई है। यहाँ चल संपत्ति को हम अचल संपत्ति मान लेंगे। अगर यहाँ पर चल संपत्ति यानी कि वो भी अचल संपत्ति की तरह नहीं चल सकती, यानी कि चलायमान नहीं है, वो भी स्थिर संपत्ति है, तो यहाँ पर इसलिए चल संपत्ति को अगर कुर्क कर लिया गया या क्रस्तम कर लिया गया तो उसके लिए वाद भी वहां संस्थित किया जाएगा जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारता के अधीन संपत्ति को कुर्क किया गया था, अटैचमेंट किया गया था। ठीक है जी। उसके बाद एक प्रोविजो आता है इसमें जो सामान्य नियम का एक अपवाद प्रस्तुत करता है। सामान्य नियम क्या है, जो कि ABCD में हमने पढ़ा कि अस्थावर संपत्ति से संबंधित वाद वहां संस्थित किए जाएंगे जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वह अस्थावर संपत्ति स्थित है। लेकिन परंतु जो है ये सामान्य नियम का एक अपवाद प्रस्तुत करता है कि नहीं, ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है। देखो इसमें बताया गया कि जिस
के क्षेत्राधिकार में संपत्ति स्थित है, यानी प्रतिवादी जहां निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए काम करता है, वहां भी सूट फाइल किया जा सके सेक्शन 16 के अंतर्गत प्रोविजन में। सामान्य नियम तो यह है कि सहारनपुर में तो सहारनपुर में किया जाएगा, लेकिन अगर प्रतिवादी दिल्ली में निवास करता है, प्रतिवादी मेरठ में निवास करता है और वहां उसकी संपत्ति के प्रति, चाहे उसके कब्जे में हो संपत्ति या उसके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो, और वहां पर्सनल ओबिडेंस यानी कि सव्य उपसंजति के अंतर्गत ये उसको बाध्य किया जा सकता है, तो उस न्यायालय में भी वाद जहां की प्रतिवादी निवास करता है या उसकी संपत्ति स्थित है या वह कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, तो वहां भी वाद ये अस्थावर संपत्ति के पुनर्प्राप्ति के लिए या उसकी वसूली के लिए लाया जा सकता है। ये सामान्य नियम का एक अपवाद जो धारा 16 में बताया गया है। उसके बाद आता है धारा 17। धारा 17 जो है, यहां ये भी जो सेक्शन 16 से बच गई चीजें, क्योंकि संपत्ति जो वादी और प्रतिवादी की है वो भिन्न भिन्न स्थानों में हो सकती है, भिन्न भिन्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हो सकती है, और उनके लिए दावा करना, वाद करना, तो कैसे उसको भी लेजिस्लेचर ने बड़ा आसान बना दिया। मानो भारत में कहीं स्थित है या उत्तर प्रदेश में कहीं स्थित है, संपत्ति कई न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तो वाद कहां स्थित किया जा सकता है? तो सेक्शन 16 के अंतर्गत मान लो मेरठ में संपत्ति स्थित है ए और बी की, और दिल्ली में और हरिद्वार में, तीन जगह संपत्ति स्थित है, और यहां पर ए बी के विरुद्ध, क्योंकि ए और बी की संपत्ति है, या तो अनुतोष प्राप्त करना है, तकसीम करना, उसको विभाजित करना आदि आदि के लिए, तो यहां पर जो है इन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जो संपत्ति स्थित है, तो कहीं भी चाहे मेरठ कर दो, चाहे दिल्ली कर दो, चाहे हरिद्वार कर दो, लेकिन शर्त एक है कि जिस न्यायालय में वाद संस्थित किया जाएगा उस न्यायालय को उन सभी संपत्तियों के बारे में सुनने की सक्षमता होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट होनी चाहिए, बस ये शर्त है। कर सकेगा, यहां मे वर्ड आया, ये जरूरी नहीं कि करेगा ही, नहीं, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, और वो अलग अलग जगह भी कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुविधा की दृष्टि से लेजिस्लेचर ने ये बताया, नियम बना सेक्शन 17 के अंदर, अगर तीन जगह संपत्ति स्थित है तो एक जगह भी वाद संस्थित किया जा सकता है, बशर्ते उस न्यायालय को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो, जुडिक्शन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है जी, तो बहुत अच्छा नियम है। उसके बाद आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में वादी ने ये पता ही नहीं है कि किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो अचल संपत्ति स्थित है जिसके लिए वह प्रतिवादी के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त कर सकता है, ये पता ही नहीं उसने। तो जब उसने नहीं पता है, वहां अपने वाद पत्र में इस बात का अभिकथन करेगा कि मुझको ये नहीं पता कि ये सहारनपुर में स्थित संपत्ति थे या शामली में, उसे पता ही नहीं, क्योंकि सीमाएं मिली हुई हैं दोनों की आपसी, तो इसने पता ही नहीं यहां पर है या यहां है। तो वादी अपने वाद पत्र में इस बात का अभिकथन करेगा, और अभिकथन करने के पश्चात वो सहारनपुर में या शामली में मुकदमा दायर कर सकता है। देखो, किसी भी न्यायालय में कोई वाद दायर किया जाएगा, चाहे वो सेक्शन 16 के अंदर उस तरह का, तो उन्होंने लिखा है यह कि वादी और यह कि विवादित संपत्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसलिए मान्य न्यायालय को वाद श्रवण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ये पैरा लिखना पड़ता है। तो यहां पर यह बात लिखी जाए कि संपत्ति जो विवादित संपत्ति है उसके क्षेत्राधिकार के बाद में संशय है कि वो शामली में है या सहारनपुर में है, इसीलिए विद्वान न्यायालय इस बात का वो करे कि उसको ग्रहण करे और इस बात को अपनी पत्रावली पर लिखे। तो न्यायालय जब जैसी वाद पत्र दाखिल होता है तो सबसे पहले इस संशय को, जो यहाँ पर यह संशय है कि सहारनपुर में संपत्ति स्थित है या शामली में, इस बात को अपनी पत्रावली पर लिखेगा।
ऑर्डर शीट जो होती है उस पर जो है लिखता है पहले, तब उसको जो है यहाँ पर ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के पश्चात जो डिग्री पारित की जाती है वो एक प्रभावी डिग्री होगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है धारा 19, जो कि यहां चल संपत्ति या शरीर के विरुद्ध अपराध है। अगर चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध कर रहे आप या उसके शरीर के विरुद्ध अपराध कर रहे तो वहां पर ये हो सकती है। देखो, मान लो ए ने बी पर दिल्ली में हमला कर दिया, असल्ट कर दिया, या इसका विधिवेश पुनर्विधि कर दिया, या मिथ्या कारावास हो गया, ठीक है, आदि आदि चीजें, या मानहानि कर दी। तो यहां पर ए रहने वाला है बंबई का, मुंबई का, और बी रहने वाला है सहारनपुर का। तो यहां ए ने जो है बी पर हमला किया, कहां? दिल्ली में। अब यहां है कि जहां वाद कारण पैदा हुआ, वाद कारण कहां पैदा हुआ? दिल्ली में। और जहां प्रतिवादी निवास करता है, निवास, कारोबार या अभिलाभ के लिए काम करता है, वहां मुकदमा किया जाएगा। अब प्रतिवादी है यहां बी जो है ए के विरुद्ध मुकदमा करेगा। तो ए कहां का निवासी है? बंबई का, और हमला कहां किया? दिल्ली में। या तो मुकदमा जो है मुंबई में किया जा सकता है जहां प्रतिवादी निवास करता है, या दिल्ली में किया जा सकता है जहां की वाद कारण पैदा हुआ है। तो इस प्रकार से ये होता है। उसके बाद आता है धारा 20। अब 16, 17, 18 और 19 के अलावा जितने भी मुकदमे हैं वे जो है, जिस प्रकृति के मुकदमे हैं वे जो है धारा 20 के अंतर्गत सुने जाते हैं। इसका नियम है, जहां प्रतिवादी निवास करता है, नंबर 1 कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, या वाद कारण पैदा हुआ, वाद कारण पूर्णतः भागते, वाद कारण पूर्णतः या भागते पैदा हुआ। ठीक है जी। तीसरी चीज एक और, अगर प्रतिवादीगण है, एक से अधिक प्रतिवादी हैं, तो वाद ये जहां भी कोई प्रतिवादी रहता है वहां पर संस्थित किया जाता है। लेकिन अगर कोई प्रतिवादी आपत्ति उठाता है तो वहां न्यायालय इस बात का निर्धारण करेगा कि कहां वो होगा। मान लो ए, बी और सी है, ये तीनों जो है बनारस में मिले, इनकी मीटिंग हुई, मिले। बी और सी ने जो है ए से, और ए रहने वाला मान लो दिल्ली का है, ये अमृतसर का है, और ये हरिद्वार का है, तीनों अलग अलग जगह। ठीक है। यहां बी और सी ने जो है ए से 1 लाख रुपए उधार लिए और दिए नहीं। अब यहां देखिए वाद कारण कहां पैदा हुआ? बनारस में, जहां की कोई भी निवास नहीं करता, केवल बनारस में वाद कारण हुआ, वाद कारण उत्पन्न हुआ। तो ए जो है बी और सी के विरुद्ध मुकदमा यहां बनारस में कर सकता है, या वह जो है अमृतसर में भी कर सके जहां की
भी निवास करता है, या वह हरिद्वार में मुकदमा कर सकता है, उसका ऑप्शन है। लेकिन अगर यहां ए ने अमृतसर मुकदमा कर दिया और हरिद्वार वाले ने जो है आपत्ति उठाई इस बात पे कि नहीं, मुकदमा तो यहां हरिद्वार में होना चाहिए था या बनारस में होना चाहिए था, ये अमृतसर में मुकदमा नहीं हो सकता, तो इस आपत्ति का निस्तारण कौन करेगा? वह न्यायालय जिसमें कि वाद विचाराधीन है, वह न्यायालय निर्धारण करेगा कि कौन से न्यायालय में वाद चलना चाहिए। तो ये धारा 20 के अंतर्गत इस प्रकार से बताई गई चीजें हैं। अब आते हैं कि जो 15, 16, 17, 18, 19, 20 के अंतर्गत जो मुकदमे वादी ने किए हैं प्रतिवादी के अगेंस्ट, उसमें प्रतिवादी कब आपत्ति उठा सकता है? आपत्ति जो उठा सकता है क्षेत्राधिकार के बारे में। क्षेत्राधिकार कौन सा, वो बताऊंगा आपसे मैं। केवल 2 क्षेत्राधिकार के बारे में, स्थानीय और धन संबंधी या आर्थिक धन संबंधी, केवल 2 के बारे में। विषय वस्तु संबंधी के बारे में नहीं उठा सकता, क्योंकि विषय वस्तु अगर उस न्यायालय को सुनने की अधिकारता ही नहीं है और उस द्वारा डिग्री दे दी गई तो वो तो नल एंड वाइड होती है। तो यहाँ सेक्शन 21 जो है केवल इन 2 के बारे में बताता है। तीसरा निष्पादन के बारे में। तो आपत्ति कब उठानी चाहिए? यहाँ डिफेंडेंट जो है आपत्ति जब वह WS फाइल करता है रिटर्न स्टेटमेंट, तब उठानी चाहिए, या इशूज फ्रेम होने के फ्रेमिंग के टाइम उठानी चाहिए, उसके पश्चात उठा सकता है। अगर वो जो है यहां पर न उठावे और अपील या रिवीजन में उठाता है तो उसकी बात जो है नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने सर्वप्रथम अवसर पर जो है ये उठाना चाहिए जब WS दिया या इशूज फ्रेम हुए थे उस समय उठाना चाहिए था। उसने स्थानीय अधिकार के बारे में आक्षेप या धन संबंधी आक्षेप पहले उठाना चाहिए था। अब वो अपीलेंट कोर्ट में और रीजन कोर्ट में नहीं उठा सकता। अपीलेंट कोर्ट में अगर उसने उठाया है या रीजन कोर्ट में उठाया है तो वहां न्यायालय देखता है कि क्या एक इनकॉम्पिटेंट यानी कि जिसको स्थानीय अधिकारता नहीं थी या धन संबंधी अधिकारता नहीं थी, उस न्यायालय ने मामले को सुन लिया और सुनने के पश्चात जजमेंट दे दिया और वहां न्याय की हानि नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। उस ऑर्डर को जो डिग्री है उसको जो है यहाँ सेट असाइड नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर धारा 21 बताया निष्पादन, अगर निष्पादन पर आप आपत्ति उठाते हो तो जब निष्पादन कार्रवाई न्यायालय में संचालित की गई थी तो सर्वप्रथम अवसर पर जो है वहां आपने इस चीज को उठाना चाहिए था। आप रिवीजन कोर्ट में या अपीलेंट कोर्ट में उसको नहीं उठा सकते। अगर उठाते भी हैं और न्यायालय देखता भी है तो न्यायालय वहां देगा क्या फेलियर ऑफ जस्टिस तो नहीं हुआ, केवल ये चीज देखता है। अब आते हैं, ये तो एक सामान्य चीज इसके बारे में है, उससे आगे भी एक चीज हो रही है 22, 23, 24, 25। अब आते हैं एक चीज के बारे में सेक्शन 22 और सेक्शन 23, जहां की वादी जो है जैसा कि हमने यहां पढ़ा, ठीक है जी। तो न्यायवादी जो है किसी भी अन्य न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता था या 17 में कर सकता था। तो वहां वादी ने सूट फाइल कर दिया और वादी जो है एक से अधिक न्यायालयों में यानी कि मेरठ में, सहारनपुर में, हरिद्वार में मुकदमा कर सकता था। तो डिफेंडेंट जैसे ही आएगा, डिफेंडेंट जो है यहाँ इस पर आपत्ति कर सकता है कि सर जो सूट जो है मेरठ में क्या नाम इंस्टीट्यूट किया गया है, दाखिल किया गया है, वो सहारनपुर में होना चाहिए, हरिद्वार में होना चाहिए। तो ये आपत्ति कर सकता है, लेकिन आपत्ति कहाँ की जाएगी? आपत्ति की जाएगी एपेक्स कोर्ट में। जो मान लो यहाँ पर सिविल जज जेडी के यहाँ डालेगा तो आपत्ति कहाँ की जाएगी? भाई मेरठ के डीजे के यहाँ की जाएगी। यदि
मुकदमा जो है एक से अधिक न्यायालयों में है और उसकी अपीलेंट अधिकारता है तो एक मेरठ में करी जाएगी, या अगर अलग अलग है, मेरठ सहारनपुर हरिद्वार है तो अलग अलग चीजें हैं। हरिद्वार तो बिल्कुल अलग होएगा, स्टेट अलग होएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है उस उच्च न्यायालय में की जाएगी जिसमें की कार्रवाई पहले चालू की गई है, शुरुआत की गई उस न्यायालय में। उच्च न्यायालय वह डिसाइड करेगा कि मुकदमा यहाँ चलना चाहिए या वहां चलना चाहिए। ये सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद आता है धारा 24 और 25 जो कि ट्रांसफर पावर है। सेक्शन 24 में जो ट्रांसफर पावर है, प्री एग्जाम में क्वेश्चन है केवल, वो हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है। और सेक्शन 25 में जो है ट्रांसफर पावर अपने पास मंगा सकता है, सुनवाई स्वयं भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 में भी और 25 में भी अपने आप भी सुनवाई कर सकते हैं और अलग भी। सेक्शन 25 के अंदर अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है और उसको जो है जयपुर में करना हो, में ट्रांसफर करना, तो टी एप्लीकेशन कहाँ डाली जाएगी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट उसको ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर अननेसेसरी है, तुच्छ या तंग करने वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वह 2000 रुपए तक का यहाँ फाइन भी लगा सकता है। तो आज मैंने ये वास स्थित करने के स्थान के बारे में 25 से 26 सॉरी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 23, 24 और 25 के बारे में बताया है। कल से मैं जो है सेक्शन 26 वाद शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा उससे संबंधित, और उसके बाद ये वाद पत्र पे कैसे आते हैं, हम किस प्रकार संस्थित होते हैं, ऑर्डर 4 में बताऊंगा और ऑर्डर 5, 6, 7 इनके बारे में रिटन स्टेटमेंट में, यानी कि सेक्शन और जो ऑर्डर है और उनके रूल्स हैं उसको जो मिला के आपसे अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।